क्लास 10th में जितने भी बच्चे हैं जिनका आज साइंस का एग्जाम था, उन सभी बच्चों के लिए वाली वीडियो रहेगी। इस वीडियो में हम इस वाले पेपर का आज हम सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं और क्वेश्चन पेपर कोड आप यहाँ पर देख सकते हैं 31/4/3 एंड क्वेश्चन पेपर का जो सेट है वो है यहाँ पर सेट नंबर 3 और क्वेश्चन पेपर सीरीज है हमारे पास EFH-G4। तो स्टार्ट करते हैं इस वाले पेपर का डिस्कशन। यहाँ पर जो हमारे पास सेक्शन ए है, यहाँ पर इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग गेट्स बायोमैग्नीफाइड एट डिफरेंट लेवल्स इन अ फूड चेन। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो होने वाला है हमारे पास DDT। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास इन द फूड चेन गिवन बिलो सेलेक्ट द मोस्ट एफिशिएंट फूड चेन इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। इन टर्म्स ऑफ एनर्जी बताना है आपको। ठीक है, इस फूड चेन में कौन मोस्ट एफिशिएंट होता है। तो यहाँ पर जो हमारे पास प्लांट्स और मैन होते हैं वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं इस फूड चेन में। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। अब यहाँ पर जो हमारे पास अगला क्वेश्चन है वो है हमारे पास एन एलिमेंट M हैज़ 25% ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फील्ड इन द थर्ड सेल एज इन द सेकेंड सेल द एलिमेंट M इज। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो होने वाला है हमारे पास मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम कैसे रहने वाला है, मैग्नीशियम आप जानते हैं ये 12 नंबर पे आता है। तो इसके अंदर 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आपको पता है जो यहाँ पर हमारे पास इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। 2 इलेक्ट्रॉन तो इसके फर्स्ट सेल में आ जाएंगे, ये हमारे पास फर्स्ट सेल में आ गए। ठीक है, और बाकी के जो हमारे पास 8 हैं, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास सेकंड सेल में आ गए और बाकी के जो जितने भी बच गए 8 और 2 10 हो गए। तो बाकी के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे पास थर्ड सेल में आ गए। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या बोला हुआ था कि आपको ऐसा एलिमेंट बताना है जो M है हैज़ 25% ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फील्ड इन द थर्ड सेल। इसकी थर्ड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, एज इन द सेकेंड सेल, यानी कि जो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आपके सेकेंड सेल में है इसका 25% जो है आपके थर्ड सेल में होने चाहिए। थर्ड सेल में हमारे पास कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये जो है हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर आना चाहिए। तो सॉल्व करते हैं, ये हो गया हमारे पास 25/100 हो जाएगा क्योंकि परसेंटेज का मतलब 100 होता है, डिवाइड बाय 100। ये कट जाएगा इससे 1/4 और ये कट जाएगा 2 बार में। तो यहाँ पर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स जो कि हमारे पास इसका आंसर आ रहा है और यही हमारे पास किस में प्रेजेंट है, थर्ड सेल में। तो इसका राइट आंसर हमारे पास मैग्नीशियम रहने वाला है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास है एन ऑप्टिकल डिवाइस X इज प्लेस्ड obliquely in the path of a narrow parallel beam of light. If the emergent beam gets displaced laterally, the device X is। तो यहाँ पर ये जो डिवाइस होता है वो होता है हमारे पास ग्लास स्लैब। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर है हमारे पास अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज कट लेंथ वाइज। उसको हमने लेंथ वाइज काट दिया इनटू 3 आइडेंटिकल पार्ट्स। एक हमारे पास वायर है और इस पूरे का रेजिस्टेंस कितना है, इस पूरे का रेजिस्टेंस है हमारे पास R और इसको हमने लेंथ वाइज कट किया है। तो लेंथ वाइज जैसे हमने इसको कट किया और 3 आइडेंटिकल पार्ट्स में इसको कट करना है। तो लेंथ वाइज हमारे पास इस प्रकार से ये लेंथ एक लेंथ हो गई, ये दूसरी लेंथ हो गई और बाकी बची हुई हमारे पास तीसरी लेंथ हो गई। ये अगर हमारे पास R/3 है तो ये भी R/3 होगा और लास्ट वाले भी हमारे पास R/3 ही होगा, है ना, क्योंकि इन तीनों का सम कितना आ जाएगा, वापस R आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें आगे बोला हुआ है दिस पार्ट आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल। इनको हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज R' देन द वैल्यू ऑफ R/R'। हमें बोला हुआ है जब हमने इसको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, मान लो इस प्रकार से हमारे पास ये अरेंजमेंट हो गया, है ना, 3 रेजिस्टेंस हमने कैसे लगा दिए, पैरेलल में लगा दिए। ये R/3, ये भी R/3 और ये भी R/3, इन सबको हमने पैरेलल में लगा दिया। R/3 इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस। आपको बताना है कि यहाँ पर जो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगा ना वो बनेगा हमारे पास R'। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, 1/R' इज इक्वल टू 1/R1
और R1 की जगह पे क्या हो जाएगा, R/3, 1/R/3, 1/R/3 प्लस में 1/R/3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, बेस सेम है, ऊपर के सभी ऐड हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा मेरे पास 3 डिवाइड बाय R डिवाइडेड बाय 3। अब ये वाला 3 जंप मार के ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 1/R' इज इक्वल टू 9/R। और हमें क्या बताना था, R डिवाइड बाय R', तो यहाँ पर R से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ भी R से मल्टीप्लाई करना होगा दोनों साइड, तो ये कट के क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो 9 ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो 9 इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो यहाँ पर है हमारे पास, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस अ केमिकल रिएक्शन डज नॉट अकर। ठीक है, इनमें से किस प्रोसेस में जो केमिकल रिएक्शन है वो अकर नहीं हो रही। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ पर है हमारे पास, मिल्क इज लेफ्ट ओपन एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। तो जब आप मिल्क को ओपन रूम टेम्परेचर में जब आप उसको रख देते हो, तो आपने देखा होगा समर के टाइम ज़्यादातर ये देखा गया है कि जो दूध है वो आपका ख़राब होने लग जाता है, तो वो एक केमिकल रिएक्शन में आएगा। ठीक है, यानी कि एक केमिकल चेंज में आएगा, तो ये एक हमारे पास इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो हमारी केमिकल रिएक्शन हो रही है ना, इसी वजह से कोई नया चेंज आ रहा है। ठीक है, ग्रेप्स गेट फर्मेंटेटेड। तो यहाँ पर जो हमारे पास जब अंगूर जब हमारे पास ख़राब होने लग जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि उसका जो टेस्ट है वो थोड़ा अलग हो जाता है। ठीक है, तो वो भी एक हमारा केमिकल चेंज होगा, उसमें भी कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो ही रही है, तो यहाँ पर भी ये वाला रिएक्शन जो है हमारे पास नहीं काउंट होगा, क्योंकि इसके अंदर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, और हमें बताना था, ऐसा ऑप्शन बताना था जिसमें केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही। अगला है हमारे पास, एन आयरन नेल इज लेफ्ट एक्सपोज्ड टू ह्यूमिड एटमोसफेयर। ठीक है, आयरन नेल को जब आप एटमोसफेयर में रख दोगे तो उसके अंदर आपने आपने देखा होगा कि रस्ट लगना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन लग रही है हमारे पास आयरन में। ठीक है, जिसकी वजह से उसके अंदर रस्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये भी एक प्रकार का क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा। यहाँ पे भी कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रही होगी। बट यहाँ पर ग्लेशियर को आपने देखा होगा, जब वो मेल्ट होता है, ग्लेशियर्स जब आपके मेल्ट होते हैं, तो उसको जब हम दोबारा पिघलाएंगे या दोबारा उसको जब हम फ्रीज़ करेंगे, तो दोबारा से वो ग्लेशियर का रूप ले लेगा। तो इसमें इसमें कोई सी भी केमिकल रिएक्शन तो हो ही नहीं रही, तो इसका राइट आंसर हमारे पास यही रहने वाला है, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। अगर वो मेल्ट हो रहे हैं थोड़े टाइम बाद, अगर उसका जब टेम्परेचर दोबारा से फॉल करेगा, तो वो दोबारा से हमारे पास ग्लेशियर्स का रूप ले लेंगे। अगला क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू प्रिपेयर ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इन ह्यूमिड atmosphere, the gas produced is passed through a guard tube, drying tube, which contains। तो यहाँ पर जो है हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड होता है उसके अंदर। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या बोला हुआ था, आपको एक ऐसा हाइड्रोकार्बन बताना है इन 4 ऑप्शन में से जिसके अंदर एक सिंगल बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, और एक हमारे पास कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो ऐसा हमारे पास एक ही कंपाउंड है जो है हमारे पास ब्यूटाइन। ठीक है, ब्यूटाइन का स्ट्रक्चर हम बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ब्यूट मतलब यानी कि 4 कार्बन आ गए, 1 2 3 4। अब यहाँ पर हमारे पास जो ग्रुप है वो है हमारे पास आयन ग्रुप, तो अल्काइन ग्रुप है। एक तरफ आप यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, है ना, और यहाँ पर से ये जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर आपको हाइड्रोजन लगाने होंगे। यहाँ पर लग जाएगा मेरे पास 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर लग जाएंगे 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पर वैलेंसी पूरी है इस वाले कार्बन की, कितने हो गए 1 2 3 4, और इस पे लग जाएंगे हमारे पास 1 हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड नज़र आ रहा है, जो कि हमारे पास ये दोनों कार्बन है जिसके अंदर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एक इन दोनों कार्बन के बीच में बन रहा है ये वाला बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, है ना। तो एक ही कंपाउंड है हमारे पास ब्यूटाइन, जिसके अंदर ये फॉर्मेशन हो रहा है। 9 क्वेश्चन की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है, द एसेंशियल एलिमेंट टेकन अप फ्रॉम द सॉइल बाय द प्लांट्स टू सिंथेसाइज प्रोटीन्स इज। तो यहाँ पर है हमारे पास नाइट्रोजन, जो एसेंशियल एलिमेंट है
जो प्लांट्स सॉइल में से लेते हैं, किस लिए लेते हैं यहाँ पर प्लांट्स सॉइल में से ये जो एलिमेंट है वो किस लिए लेते हैं, ताकि वो अपना प्रोटीन जो है वो सिंथेसाइज कर सकें। ठीक है, तो वो जो है हमारे पास वो वाला एलिमेंट नाइट्रोजन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, द मिनिमम नंबर ऑफ आइडेंटिकल बल्ब्स ऑफ रेटिंग 4 वोल्ट 6 watt the that can work safely with desired brightness when connected in series with a 240 volt mains supply। तो यहाँ पर हमारे पास जो मिनिमम नंबर ऑफ आइडेंटिकल बल्ब्स होंगे वो होंगे हमारे पास 40। 11th क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर है हमारे पास एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड यहाँ पर 11 वॉट दिया हुआ है आपके पास। द रेजिस्टेंस ऑफ इट्स फिलामेंट व्हेन इट ग्लोज विथ अ पावर सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट्स। तो यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस बताना है। तो आपने पढ़ा होगा P = V² होता है, और अगर मैं यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो V²/P हो जाएगा, और वोल्टेज है हमारे पास 220 वोल्ट, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। पावर है हमारे पास 11 वॉट। ठीक है, अब 220 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि इसका स्क्वायर है तो 2 बार लिख सकते हैं। इसको इससे कैंसिल कर दिया तो 2 बार में जाएगा, और यह आ जाएगा मेरे पास 4400 ओम। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास राइट आंसर रहने वाला है। यहाँ पर हमने सिंपल सा पावर का फॉर्मूला यूज़ किया है, P = V²/R, एंड R को इधर भेजेंगे और P को इधर भेजेंगे तो V²/P हमारे पास इसका फॉर्मूला बन जाएगा। और इसको यहाँ पर सारे का सारा डेटा हमने यहाँ पर डाल के जैसे ही पुट करके आंसर निकालेंगे तो 4400 इज़ योर राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 की, तो यहाँ पर हमें ट्रू स्टेटमेंट्स अबाउट लिम्फ फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी कि आपको यहाँ पर से ट्रू स्टेटमेंट्स बतानी है कि कौन कौन सी यहाँ पर ट्रू स्टेटमेंट्स हैं। तो ऑप्शन देख के तो पता लग रहा है कि कोई 2 ऑप्शन आपके इसके राइट आंसर है, या तो A और B है, या B और C है, या C और D है, या D और A है, या फिर हमारे पास बाकी जितने भी ऑप्शन है यहाँ पर हैं, है ना। तो यहाँ पर से जो हमारे पास ऑप्शन नंबर B और D है ये इसका राइट आंसर रहने वाला है। लिम्फ कंटेन्स some amount of plasma proteins and blood cells. Lymph vessels carry lymph through the body and finally open into larger wings। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर B इज योर राइट आंसर। इसके अंदर आएगा हमारे पास B एंड D। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास प्लांट्स लाइक रोज एंड बनाना हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस। ठीक है, तो यहाँ पर सीड्स जो है आपके पास इसका राइट आंसर रहने वाला है। जो रोज़ एंड बनाना है इसके अंदर आपने देखा होगा इनके अंदर बीज जो यहाँ पर सीड्स की कैपेसिटी है उनको प्रोड्यूस करने की जो कैपेसिटी है वो यहाँ पर लॉस्ट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो यहाँ पर है हमारे पास व्हेन अ प्योर टॉल पी प्लांट इज क्रॉस्ड विथ अ प्योर ड्राफ पी प्लांट द परसेंटेज ऑफ टॉल P plants in F1 and F2 generation P plants will be respectively। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर C है इसका राइट आंसर रहने वाला है 100% और 75%। अगला है हमारे पास इन बाइसेक्सुअल फ्लावर द मेल गैमेट्स आर प्रेजेंट इन। तो यहाँ पर हमारे पास एंथर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मेल गैमेट्स। 16 क्वेश्चन की बात करें, टू गेट एन इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन -1 ऑन आ स्क्रीन using a lens of focal length 20 सेंटीमीटर दी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मस्ट बी। तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो 40 सेंटीमीटर रहने वाला है। असर्शन रीजन की बात करें तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है, 18 का ऑप्शन नंबर डी, एंड 19 की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी, 20 की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए। सेक्शन बी पे चलते हैं। यहाँ पर है हमारे पास 21 क्वेश्चन में बोला हुआ है नेम द कंपाउंड यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी state whether the reaction that occurs in exothermic or endothermic give justification for your answer। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में जो हमारे पास कंपाउंड यूज होता है वो होता है हमारे पास AgBr। ठीक है, AgBr। और यहाँ पर जो हमारे पास रिएक्शन जो होते हैं ना वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। जो रिएक्शन होते हैं वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास, नेम द टिश्यू विच फॉर्म द वस्कुलर बंडल स्टेट देयर फंक्शन इन प्लांट्स। तो यहाँ पर जो टिश्यूज़ हैं विच फॉर्म्स वस्कुलर बंडल, वो है हमारे पास जाइलम एंड फ्लोएम। ये हर साल का रिपीटेड क्वेश्चन है, इस बार भी रिपीट हो गया। आई होप आप सभी ने ये वाला क्वेश्चन ईजिली कर दिया होगा। टिश्यूज़ जो है वो है हमारे पास जाइलम एंड फ्लोएम, और इन दोनों का फंक्शन आपको एक्सप्लेन करना था, तो कुछ नहीं है। जाइलम जो है मिनरल्स को ट्रांसपोर्टेशन करने का हेल्प करता है फ्रॉम वन रूट टू अनदर रूट, एंड यहाँ पर जो फ्लोएम है वो फूड का ट्रांसफ़र के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है फ्रॉम फोटोसिंथेसिस ऑफ लीव्स। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप सभी को ये सारे सारे क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गए होंगे, और आप सभी के ये सभी के सभी आंसर्स आई होप ठीक होंगे। और आपने अभी तक जितने ही मैंने आपको आंसर्स बताया, आप सभी ने कितना इसमें स्कोर किया ये जरूर से कमेंट सेक्शन में बताना। और फिर भी अगर आपका किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।